नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नई उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों का उल्लेख। दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी शुरू होने और आईएनएस माहे के भारतीय नौसेना में शामिल होने का किया जिक्र। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने की क्रिसमस और नए साल पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील। याद दिलाया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। कहा, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। रायपुर में चल रहे डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन आज। 28 नवंबर से चल रहे कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जारी है चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बैठकों का दौर जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चल रही है सर्वदलीय बैठक। विभिन्न दलों के नेता उपस्थित। शीतकालीन सत्र के दौरान पेश हो सकते हैं लगभग 10 विधेयक। चक्रवात दितवाह के चलते भारत के तटीय इलाके अलर्ट मोड पर। सर्वाधिक प्रभावित श्रीलंका के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन सागर बंधु जारी। अब तक बचाई कई लोगों की जान। और आज चरम पर होगा क्रिकेट और हॉकी का खुमार। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू होगा वनडे सीरीज। हॉकी में अजलान शाह टूर्नामेंट के खिताब के लिए होगी भारत बेल्जियम की भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में हुई हर उस घटना का जिक्र किया जिसने भारत का माथा गर्व से के साथ चौड़ा किया। प्रधानमंत्री ने भारत की शक्ति का उल्लेख किया और कहा कि भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर ने देश को नई उड़ान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात हमेशा कुछ नई उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों पर केंद्रित रहती है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे पलों का जिक्र किया जो विकसित होते भारत की तस्वीर को और साफ करती है। पीएम ने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी शुरू होने से लेकर आईएनएस माहे के भारतीय नौसेना में शामिल होने का जिक्र किया और कहा कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। पीएम ने कुछ दिन पहले हुए इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का उल्लेख किया और कहा कि हमारे जेनजी की आंखों में जो चमक और लगन है वो विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें जीपीएस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा।
प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को देखते हुए उस दृश्य को भी याद किया जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। पीएम ने कहा कि उस दिन पूरा देश और हमारे वैज्ञानिक उदास हो गए, लेकिन उसी दिन चंद्रयान 3 की सफलता की ऐतिहासिक कहानी लिखनी शुरू हुई। स्पेस पावर की बात कहते हुए पीएम कुछ और आगे बढ़े और भारतीय नौसेना की ताकत का जिक्र किया। 4 दिसंबर को आने वाले नौसेना दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने नेवी से जुड़े टूरिज्म में दिलचस्पी रखने वालों से अपील की कि वो गुजरात, गोवा और केरल समेत उन राज्यों में जरूर जाएं जहां हमारे देश की नौसेना के विकास को महसूस किया जा सके। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव। दीव में आईएनएस खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है। वहीं गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है, जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। फोर्ट कोची के आईएनएस द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है। यहाँ हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, वहाँ समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है। कारवार के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वॉरशिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों की रिप्लिका रखी गई है। विशाखापट्टनम में भी एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम है जो इंडियन नेवी से जुड़ा है। मैं आप सभी से, विशेषकर मिलिट्री हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत अब हर क्षेत्र में तरक्की के एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से उसकी ताकत और क्षमता का दमदार प्रदर्शन हो रहा है। अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया कहती है कि वो भारत के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विंटर टूरिज्म को अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बताया। उन्होंने लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में भी जाने का आग्रह किया। बर्फ से ढकी चोटियां, शांत वातावरण और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, देश भर के पर्यटन स्थल नए जीवन से भर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ऐसे ही पर्यटन स्थलों का जिक्र करते हुए विंटर टूरिज्म को अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बताया और कैलाश परिक्रमा रन में लोगों के उत्साह की जमकर प्रशंसा की। सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने कुछ ही हफ्तों में आयोजित होने वाले विंटर गेम्स को देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोगों के लिए उत्साहजनक बताया। कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने डेस्टिनेशन वेडिंग की बढ़ती लोकप्रियता पर अपनी खुशी जाहिर की।
उन्होंने सर्दियों के मौसम में प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए लोगों से हिमालय की खूबसूरत वादियों में जाने का आग्रह किया। सर्दियों में मेड इन इंडिया अभियान की भी अलग धूम होती है। सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ भी अब खूब पॉपुलर हो रहे हैं। कई शादियां तो अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही है। साथियों, सर्दियों के इन दिनों में हिमालय की वादियां एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आप इस सर्दी में कहीं जाने का विचार कर रहे हैं तो हिमालय की वादियों का विकल्प जरूर रखिएगा। विंटर टूरिज्म जहां लोगों को प्रकृति के करीब ला रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था को भी तेजी से बढ़ा रहा है। यह प्राकृतिक विविधता और सांस्कृतिक विरासत के साथ दुनिया भर में भारत को और लोकप्रिय बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में फिर एक बार वोकल फॉर लोकल के बारे में कहा और खुशी जताई कि देश अब स्वदेशी की ओर लौट रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से उन्होंने G20 समिट के दौरान जब वैश्विक नेताओं को उपहार देने की बात आई तो उन्होंने अपने देश में बने उत्पाद उपहार के तौर पर भेंट किए। साथियों, मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल की भावना को देश के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। इस साल जब आप त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजार में गए होंगे तो एक बात आप सभी ने महसूस की होगी, लोगों की पसंद और घरों में आने वाले सामानों में एक साफ संकेत दिखाई दे रहा था कि देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है। लोग अपने मन से भारतीय उत्पादों को चुन रहे थे। इस बदलाव को छोटे से छोटे दुकानदार ने भी महसूस किया। इस बार युवाओं ने भी वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दी। आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। खरीदें वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। संसद के शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जारी है। बैठक में विभिन्न दलों के नेता उपस्थित हैं। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सत्र के दौरान अपने विधायी एजेंडे को सामने रखे जाने की उम्मीद है। साथ ही बैठक में विपक्ष ने भी उन मुद्दों पर चर्चा संभव है जिन्हें वो सदन में उठाना चाहते हैं। आगामी सत्र में सरकार करीब 10 विधेयकों को सदन के पटल पर रख सकती है। इसके साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले दोनों सदनों के कामकाज को लेकर आज शाम को भी महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। शाम 4 बजे संसद भवन परिसर में राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके साथ ही आज शाम संसद भवन परिसर में लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। इन सभी बैठकों में शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने से पहले राज्यसभा ने सांसदों के आचरण पर एक नया बुलेटिन जारी किया है। इसमें किसी भी वस्तु जैसे पोस्टर, प्ले कार्ड के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। सांसदों को भाषण के अंत में थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे शब्दों से परहेज करने की सलाह दी गई है। किसी मंत्री या सदस्य की आलोचना करने पर जवाब सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सदन में सबूत दिखाने और अध्यक्षीय आसंदी के फैसलों की आलोचना पर भी प्रतिबंध है। ये निर्देश संसदीय परंपराओं पर आधारित है। भाजपा ने इस कदम को सही बताया जबकि विपक्ष ने विरोध जताया है। इस सत्र में पहली बार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उच्च सदन की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 नवंबर से चल रहे पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकसित भारत
सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फोरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में कल देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World, click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में राहुल और सोनिया गांधी के अलावा 6 अन्य नाम शामिल हैं। ये शिकायत ईडी मुख्यालय द्वारा दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी से कब्जे में लिया गया। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपते हुए पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश की थी। मामले पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए, जिनमें कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए का क्राइम प्रोसिड्स और करीब 5000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्तियों का मामला शामिल है। इससे पहले ईडी एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के कई प्रयासों के बावजूद किसी भी अदालत ने अब तक इस मामले में रोक नहीं लगाई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को कानूनी रूप से सही ठहराते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो पैसा लूटा है उसे वापस लौटाना ही होगा। कांग्रेस का प्रथम परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है। नेशनल हेल्थ केस कोई बीजेपी की सरकार ने शुरू नहीं किया। ये 2012-13 में कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ और आज तक किसी कोर्ट ने नेशनल हेल्थ केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिलीफ नहीं दिया है। ये अक्यूज्ड 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 है। हजारों करोड़ों की संपत्ति, वो भी फ्रीडम फाइटर्स की संपत्ति, 50 लाख रुपए देकर और यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर अपने नाम पर उसका इंटरेस्ट करा दिया। आपने लूटा है तो लौटाना तो पड़ेगा। कानून अपना काम कर रहा है। तेलंगाना के भाजपा नेता बूरा नरसैया गौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में भारतीय राजनीति को समझने की क्षमता नहीं है। Rahul Gandhi has become like a spoiled child in politics. He neither has a capacity to understand the Indian politics, nor he is totally perverted politician. He has denigrated the position of the opposition leader.
has become a joker of the pack. At least after getting a severe punishment in Bihar, at least Rahul Gandhi gets his senses and behaves like a mature politician. चक्रवाती तूफान दितवाह भारत की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण भारत पर इसका खतरा मंडरा रहा है। भारत के तटीय इलाके अलर्ट मोड पर हैं। आज इस तूफान के उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी तट के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु के कुडालोर और नागपट्टिनम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई और कांचीपुरम के साथ 12 तटीय जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। इस बीच आज आंध्र प्रदेश के यानम और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ तटीय इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य आपातकालीन केंद्र चक्रवात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों के जिला प्रशासनों को अलर्ट जारी किया गया है। सरकारी विभागों को आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र से वापस बुलाया गया है, जबकि किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और जनता को चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अचानक बाढ़ की आशंका के चलते सतर्क रहने की सलाह उन्हें दी गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज आज से शुरू होने जा रही है। सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा। घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज में जीत के इरादे से उतरेगी। इस सीरीज में सबकी नजरें भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लगी होंगी। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारत ने कल खेले गए मैच में कनाडा पर 14-3 की विशाल जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई। भारत की 5 मैचों में ये चौथी जीत रही। ग्रुप स्टेज में भारत को सिर्फ बेल्जियम के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा था। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। आज होने वाले फाइनल मैच में किदाम्बी का सामना हांगकांग के जैसन गुनावन से होगा। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में किदाम्बी ने हमवतन मिथुन मंजुनाथ को 21-15, 19-21, 21-13 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला युगल के फाइनल में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय महिला जोड़ी का सामना जापानी जोड़ी से होगा। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन न्यूज पर समाचार लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।